बच्चों, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। दिस इज डॉक्टर अनुपमा और हमारी आज की वीडियो है इन कॉन्टिन्यूएशन विद T20 सीरीज। ये T20 क्या है बच्चों? हम लोग 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी से होगा। अब इन क्वेश्चंस की स्पेशलिटी क्या है? हर क्वेश्चन के आगे आप देखोगे पेज नंबर लिखा हुआ है। अगर आप उस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है उस पेज नंबर को रेफर करो, वो आपका एनसीईआरटी का ही है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Who proposed triple helical structure of protein and what was the name of its publication? ऑप्शन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट एम स्क्लेडन माइक्रोग्राफिया, बी टी श्वान नेचर, सी रॉबर्ट हुक माइक्रोग्राफिया एंड डी जी एन रामचंद्रन नेचर। तो बच्चों ये एकदम इंट्रोडक्शन में है इस यूनिट के। आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे वो क्या है? जी एन रामचंद्रन, और जो पब्लिकेशन थी उसका नाम था नेचर। अब ये जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? ये वो प्रोटीन है जो मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है एनिमल्स में, विच इज कोलेजन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। लेयर्स ऑफ सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए ग्लाइकोकैलिक्स, बी सेल वॉल, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों आपको पता होगा बैक्टीरिया का हम देखेंगे पूरा जो सेल एनवेलप है किससे बना होता है? इन तीनों लेयर से बना होता है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। तो बच्चों मैं एक बार समझा देती हूँ। मान लेते हैं ये हमारा बैक्टीरिया है, ओके। तो इसका अगर हम इतना वाला पार्ट देखते हैं जो एनवेलप है, ये किस तरीके से होता है? पहले तो हम देखते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है जिसमें हम देखते हैं ऐसे फोल्डिंग्स होती हैं। फिर आता है हमारा सेल वॉल, ठीक है, और उसके जस्ट बाहर हम देखेंगे क्या पाया जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। बच्चों ये तीनों आपको दिखने में लग रहा है तीन अलग अलग लेयर हैं, बट ये फंक्शन कैसे करते हैं? सिंगली। ये पूरा मिल के काम करते हैं एज प्रोटेक्टिव यूनिट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों। विच पार्ट ऑफ फ्लैजिलम इज लॉन्गेस्ट? तो बच्चों मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है ये फ्लैजिलम का। इसमें देखो इतना जो पार्ट है इसको हमने बोला बेसल बॉडी। ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज बेसल बॉडी। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये क्या है हमारे पास? हुक। और ये वाला पार्ट क्या है हमारा? फिलामेंट। तो यहां से डायग्राम से क्लियर हो गया कौन सा लॉन्गेस्ट पार्ट होगा बच्चों? फिलामेंट, ओके। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। Prokaryotic ribosomes consist of two subunit of dash and dash which together form dash ribosome। तो बच्चों हम सबको पता है जो राइबोसोम होता है दो सब यूनिट से बनता है, एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। सो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? जो लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है हमारा 50S और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है हमारा 30S। अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 80S। बट हम लोग इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इन दोनों को मिला के बन जाता है 70S। अब ये जो S है इट स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट, जो हम क्या देखते हैं इनडायरेक्टली एक मेजर है साइज का और डेंसिटी का, ओके। अब ये राइबोसोम का बच्चों साइज कितना होता है? इट इज़ अराउंड 15/20 नैनोमीटर। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ए ब्लू ग्रीन एल्गी, बी पर्पल बैक्टीरिया, सी ग्रीन बैक्टीरिया या डी ऑल ऑफ दीज। सो बच्चों इसका आंसर है हमारा डी ऑल ऑफ दीज। अब गैस वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है बच्चों? ये बायंसी प्रोवाइड करता है। बायंसी होने की वजह से क्या होता है? ये जितने भी हम देखें बैक्टीरिया ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये हमारे सरफेस पे आ जाते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये फोटोसिंथेसिस कर देते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। In human beings, the erythrocyte membrane have approximately -% protein and -% lipid। तो बच्चों हम क्या देखते हैं एरिथ्रोसाइट के मेम्ब्रेन में प्रोटीन का अमाउंट कंपैरेटिवली कम होता है। नॉर्मली हम देखते हैं 58% होता है, बट यहाँ पर 52% हो जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 8% हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, ओके। और लिपिड तो हमें पता है कितना होता है? 40%। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या नन ऑफ दिस। सो बच्चों ये हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ATPase हमारा एंजाइम यूज़ होता है। वो किस लिए यूज़ होगा? ताकि ATP का ब्रेक डाउन करे और एनर्जी को रिलीज़ करे।
अब जब यहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है तो ये कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ये होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डैश एंड डैश आर ट्रेवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो बच्चों देखो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे ये दो जो सेल्स हैं एडजेसेंट है, हम देख रहे हैं इसके यहाँ पे सेल वॉल है और उसकी सराउंडिंग में हम देख रहे हैं क्या पाया जा रहा है, मिडिल लैमेला, जिसकी वजह से ये जो दोनों एडजेसेंट सेल्स हैं आपस में अधेर हो रखे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है और इनके बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, तो अब देखो बच्चों ये जो प्लाज्मोडेस्माटा बना ये किसको ट्रैवर्स करके बना है वो हम देखते हैं। क्या क्या चीज़ें होंगी, एक हो गया सेल वॉल और दूसरा क्या हो गया, मिडिल लैमेला। सो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी, दैट इज सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। ऑप्शन ए, पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रीटेड आउटसाइड सेल, ये वाली बात सही है। ऑप्शन बी, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑफ RER इन सिस्टर्ने, ये वाली बात भी सही है। ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये वाली बात भी सही है। बच्चों ये सारी बातें सही हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। अब मैं ये आपको समझा देती हूँ बच्चों होता क्या है यहाँ पे। सो देखो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं वेसिकल्स, उसके अंदर क्या भरा होता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब ये जो वेसिकल्स हैं ये जाके फ्यूज हो जाते हैं सिस फेज ऑफ गोल्जी बॉडी। उसके बाद क्या होता है बच्चों, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में हम क्या देखते हैं बच्चों, जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन में और जो लिपिड है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलिपिड में। फिर बच्चों ये रिलीज होते हैं ट्रांस फेज से और ये रिलीज कब हो रहे हैं, आफ्टर पैकेजिंग। रिलीज होने के बाद बच्चों ये हम देखते हैं विद इन द सेल भी जा सकता है या आउटसाइड द सेल भी सिक्रीट हो जाता है। और यही रीज़न है बच्चों, इस वजह से हम गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। सो बच्चों जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई ये सारे पॉइंट्स हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम विच फेज ऑफ गोल्जी बॉडी वेसिकल्स फ्रॉम ER फ्यूज एंड मॉडिफाइड प्रोटीन्स आर रिलीज्ड। सो बच्चों उससे पहले आपको ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये आप देख रहे हो बच्चों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से निकल रहे हैं वेसिकल्स। ये वेसिकल्स बच्चों कहाँ जाके फ्यूज़ होते हैं, सिस फेज पे जाके फ्यूज़ होते हैं, किसके, गोल्जी बॉडी के। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है और फाइनली वो जाके रिलीज़ होते हैं हमारे कहाँ से, ट्रांस फेज से। इतना क्लियर है बच्चों। और इसी वजह से हम कहते हैं सिस फेज को क्या, फॉर्मिंग फेज, और जो हमारा ट्रांस फेज है उसको हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेज। और दो चीज़ें बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, जो हमारा सिस फेज होता है ये कॉन्वेक्स होता है और जो ट्रांस फेज होता है ये हमारा कैसा होता है, कॉनकेव। एक और जो निशानी है जो ध्यान रखना है आपको वो क्या है बच्चों, जो सिस फेज होता है वो होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस और जो ट्रांस फेज होता है वो होता है टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। तो अब देख लेते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। सो देखो यहाँ पे पहले क्या पूछा गया है कि फ्रॉम विच फेज ऑफ गोल्जी बॉडी वेसिकल्स फ्रॉम ER फ्यूज, कहाँ पे जाके फ्यूज हो रहे हैं, सिस फेज पे। तो हमारा फर्स्ट तो क्या हो गया, सिस, और फिर मॉडिफाइड प्रोटीन जो रिलीज हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, ट्रांस से। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स आर ए लाइपेजेस, बी प्रोटीएजेस, सी कार्बोहाइड्रेजेस या डी ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ये सारे ही होते हैं, इनफैक्ट न्यूक्लिएजेस भी होते हैं जो ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। In which of the following contractile vacuole is present for excretion? ऑप्शन ए, अमीबा। बच्चों अमीबा जो होता है ना वो यूनिसेलुलर होता है, इसको अभी आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखते हैं। ऑप्शन बी, हाइड्रा। हाइड्रा बिलोंग्स टू फाइलम सीलेंट्रेटा, उनमें ऐसा कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ था और उसमें देखते हैं कैसे होता है एक्सक्रीशन, जनरल बॉडी सरफेस से। ऑप्शन सी, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के पास बच्चों आ जाता है नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन। एंड ऑप्शन डी, स्पॉन्ज जो हमारा फाइलम है पॉरीफेरा उसके अंदर भी हम देखेंगे जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है एक्सक्रीशन। तो हमने रूल आउट करके तो आंसर निकाल लिया अमीबा। अब जैसे मैंने बताया था ये कैसा है, हमारा यूनिसेलुलर है, तो इसमें जो वैक्यूल है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इट इज़ फंक्शनिंग फॉर एक्सक्रीशन। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऑप्शन ए, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स न्यूमरस इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे। तो बच्चों हमारे पास ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें देखते हैं बच्चों एक बाहर दिख रहा है आपको, ये आउटर मेम्ब्रेन है,
जो अंदर आपको दिख रहा है वो हमारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन जो है बच्चों, ये देखो फोल्ड हो गया और इसने जो स्ट्रक्चर बनाया उसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। सिंगुलर में अगर हम बात करें तो बोलते हैं क्रिस्टा। ठीक है बच्चों, तो ये वाली लाइन तो हमारी गलत हो गई, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन ने नहीं बनाया, इनर मेम्ब्रेन ने बनाया हमारे क्रिस्टा। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने ये ऐसे फोल्डिंग्स क्यों बनाई, ताकि अंदर का जो सरफेस है वो इंक्रीज कर जाए। ठीक है, सो ये वाले स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन ए है, बट बाकी चीज़ें भी हमें रूल आउट करनी है। सो देखते हैं ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। ये वाली बात तो जग जाहिर है कि माइटोकॉन्ड्रिया जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि वहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार को अपना नाम भूल सकते हैं, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो बच्चों ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी में बोला है ऑल आर ट्रू, वो वाली बात सही नहीं है। सो इसमें कौन सा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो है हमारा ऑप्शन ए, विच इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स न्यूमरस फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज रॉन्ग। ऑप्शन ए, अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, ये वाली बात सही है, अमाइलो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सेकंड, इलायोप्लास्ट स्टोर्स फैट्स एंड ऑयल्स, ये वाली बात भी सही है। ऑप्शन सी, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन्स एंड कैरोटिनॉइड्स। प्रोटीन तक तो बच्चों बात सही थी, कैरोटिनॉइड बोल के बात गलत हो गई है, तो ये वाला आंसर, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब ये गलत क्यों हुआ, सवाल ये उठता है, क्योंकि जो अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, ये तीनों क्या है हमारे, ये तीनों हमारे ल्यूकोप्लास्ट हैं। एक टाइप का प्लास्टिड है जो हम कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, तो इसमें कैरोटिनॉइड कैसे आ जाएगा। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स, ऑप्शन ए, एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो बच्चों ये वाली बात तो सही है, हमें पता है स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, वहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और प्रोटीन सिंथेसिस क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है राइबोसोम। सो ये वाली बात एकदम सही। ऑप्शन बी देखते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, हाँ ये भी होता है, अभी बताती हूँ क्यों होता है। और बोला गया ऑप्शन सी, 70S राइबोसोम, ये भी होता है बच्चों। सो बच्चों ये क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है, सेमी ऑटोनॉमस हमारा सेल ऑर्गेनल होता है, तो इसलिए उसका खुद का एक डीएनए, सेल सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है। सो हम देखेंगे बच्चों सारी बातें सही हैं, सो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हमारे सेल के अंदर पाया जाने वाला एक सिलिंड्रिकल सेल ऑर्गेनल है, और ये जो सेंट्रियोल है बच्चों कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ओके, अब ये जो सेंट्रियोल है ये कम्प्लीटली हम देखेंगे प्रोटीन से बना होता है। यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये कैसा है बच्चों, ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो जब हमने इसका देखा ट्रांसवर्स सेक्शन, इसका अपीयरेंस कैसा आ रहा है, कार्टव्हील अपीयरेंस आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर है, चाहे वो इंटर ट्रिपलेट ब्रिज हो गया, या ये देख लो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, रेडियल स्पोक हो गया, या सेंट्रल हब हो गया। ये सारी चीज़ें किससे बनी है बच्चों, प्रोटीन से। ठीक है, अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है, इनका नंबर पूछ सकते हैं। सो देखो ये जो इंटर ट्रिपलेट ब्रिज है, ये ट्रिपलेट्स के बीच में जो आप देख रहे हो ब्रिज है, ये कितने इसके नंबर होते हैं, ये होते हैं हमारे 9 इन नंबर। ओके, फिर देखते हैं बच्चों सेंट्रल हब। सेंट्रल हब कितना दिख रहा है हमें, सिर्फ एक है। फिर हम बात करते हैं रेडियल स्पोक की, रेडियल स्पोक कितने हैं, इसको भी आप काउंट करोगे तो देखोगे रेडियल स्पोक कितने हैं बच्चों, 9। फिर हम बात करते हैं बच्चों ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो ये जो ट्रिपलेट की अगर हम बात करें, कितने ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दे आर ऑल्सो 9 इन नंबर। बट अगर आपसे पूछ लिया गया टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, सिर्फ ट्रिपलेट नहीं पूछ रहे, सबके बारे में पूछ लिया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, 9 × 3 दैट इज 27। तो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हुए बच्चों, टोटल 27। और अगर पूछा ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स तो आप बोलेंगे 9। ठीक है, अब देखते हैं अपना जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16। द सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब of centriole connected to peripheral triplet by spokes is made up of, इसका आंसर हमें पता है। तो क्या है ऑप्शन हमारे, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जैसे मैंने बताया था किससे बना होगा, प्रोटीन से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों।
क्रोमैटिन कंटेन्स हिस्टोन प्रोटीन अलॉन्ग विद डीएनए विच आर डैश इन नेचर। तो बच्चों ये कैसे होते हैं हमारे बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल या नन ऑफ दिस। ये होते हैं बच्चों हमारे बेसिक और इसी वजह से हम इसको बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ सिंगल ह्यूमन सेल सिंगल थ्रेड ऑफ डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बच्चों अप्रॉक्स हम देखते हैं जो डीएनए होता है कितना होता है, 2 मीटर लॉन्ग होता है, जो हम देखते हैं हमारे पूरे 46 क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पर क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं तो वो 46 क्रोमोसोम्स क्या कहलाएंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों, द गिवन डायग्राम इज ऑफ विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या फिर टीलोसेंट्रिक। तो बच्चों देखो पहले तो आपको ये चारों के बारे में पता होना चाहिए। मेटासेंट्रिक में हम क्या देखते हैं, जो दोनों आर्म से बराबर है और सेंट्रोमेयर हम देखते हैं एकदम मिडल में है। फिर आता है हमारा सब मेटासेंट्रिक, तो जो हमारा सेंट्रोमेयर है वो टुवर्ड्स द मिडल है लेकिन एग्जैक्टली एट मिडल नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या देखेंगे, एक आर्म रहेगी बड़ी और एक हो गई छोटी। फिर आते हैं हमारे एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में हम क्या देखते हैं, जो सेंट्रोमेयर है वो टुवर्ड्स द हम देखते हैं वन एंड जा रहा है, जिसकी वजह से एक आर्म तो हो गई बहुत लंबी और एक हो गई बहुत छोटी। फिर हम देखेंगे जो हमारा डायग्राम है उसमें हमने क्या देखा, जो सेंट्रोमेयर है वो एकदम टुवर्ड्स एंड है, उसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं, एक कितनी बड़ी आर्म दिख रही है हमें, ठीक है। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, टीलोसेंट्रिक, विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए माइक्रोबॉडीज क्या है बच्चों, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हमारे किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में। अब देखते हैं ऑप्शन ए प्लांट सेल, वो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, ओके ये सही है। ऑप्शन बी एनिमल सेल, ये भी यूकैरियोटिक है तो ये भी सही हो गया। ऑप्शन सी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होते हैं हमारे, प्रोकैरियोटिक, तो इसके अंदर एब्सेंट हो गया। सो हम देखेंगे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अब माइक्रोबॉडीज़ के एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे ग्लाइऑक्सीजोम, पेरोक्सीजोम, ये सब होते हैं। सो आज के हमारे 20 क्वेश्चन ओवर हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपने सारे बहुत इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए तो आपने ये वाले चैप्टर को भी बहुत थरोली पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी से। गुड लक, थैंक यू।